नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बहुनों का वर्गीकरण। अभी अपन उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। देखो, कुछ चीज़ें होती है जैसे बहुन से सुरक्षा के उपाय, बचने के उपाय। बहुनों में कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा बहुनों में अगर किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है तो बचा जा सकता है। उसी टॉपिक के बारे में अभी अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, मीन्स ऑफ एस्केप होता है बचने के उपाय। देखो, इस बचने के उपायों में देखो तो मैक्सिमम 3 चीज़ों को अपन अनुसरण करते हैं। सबसे पहली बात आती है द एग्जिट एक्सेस, द एग्जिट एक्सेस। सेकेंड बात आती है द एग्जिट, और तीसरी चीज़ आती है एग्जिट डिस्चार्ज। ये 3 चीज़ें हैं। इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर अपना पूरा बिल्डिंग का जो सेफ्टी फीचर्स होता है, एक तरीके से बचने के जो उपाय होते हैं वो डिपेंड करते हैं। इन्हीं को अपन क्या करेंगे, बड़े अच्छी तरीके से अपन बात करते हैं। तो देखो, एग्जिट एक्सेस, इसमें क्या होता है देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये अपनी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। आप बिल्डिंग के इस कोने में यहाँ पे हो, आप इस बिल्डिंग के इस कोने में यहाँ पे हो, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका एग्जिट है, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें होगी। देखो, यहाँ हो, आपको जब खतरा महसूस होगा तो आप यहाँ से चल के कहाँ तक आएंगे, एक तो यहाँ तक आएंगे। यहाँ से आप चलते हुए कहाँ तक आएंगे, इस जगह तक आएंगे, आपके एग्जिट तक। फिर आप इस एग्जिट में जाएंगे, और फिर एग्जिट के बाहर से आप कहाँ पे जाएंगे, आपका जो सुरक्षित एरिया होता है वहाँ तक आप क्या करेंगे, जाएंगे। तो ये आपका हो गया सुरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे आप स्वयं हैं, ये एग्जिट है, और ये आपका क्या है, सुरक्षित क्षेत्र है। तो देखिएगा, ये तीनों पॉइंटों को समझने के लिए पहला आता है एग्जिट एक्सेस। मतलब आपको खतरे की आशंका हुई तो आपको जो आपके पैलेस से, बिल्डिंग के प्रत्येक सेक्टर से जो आपका निकास है, निकास तक जो पहुंचने का जो समय है या जो क्षेत्र है, या कह सकते हैं जो निकास तक पहुंचने का जो क्षेत्र है, वही क्या होता है, आपका एग्जिट एक्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवेश द्वार की ओर जाता है। ये क्या करता है, ये रास्ता यहाँ से प्रवेश द्वार की ओर जो रास्ता जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एग्जिट एक्सेस कहलाएगा। फिर ये हो गया आपका एग्जिट, और एग्जिट से बाहर सुरक्षित निकलने के बाद सुरक्षित स्थान तक जो पहुंचने की जगह होती है वो एग्जिट डिस्चार्ज कहलाता है। ये 3 चीज़ें हैं आपके बचने के उपाय में। किसी भी भवन में ये होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कि किसी भवन के प्रत्येक भाग से क्या होना चाहिए, एग्जिट तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है, एग्जिट एक्सेस। फिर एक एग्जिट होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, एग्जिट से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए क्या होना चाहिए, जो रास्ता होता है, जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है, एग्जिट डिस्चार्ज कहलाता है। जहां पहुंच के आदमी क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित फील करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनका अनुसरण किया जाता है प्रत्येक बिल्डिंग के अंदर। देखो, वापस वही बात होता है। अब कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में अपन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे ये जो मेन ऑफ एस्केप है, इसके भाग क्या क्या होते हैं, पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे जो निकास द्वार तक जाने का जो रास्ता होता है, ये क्या होना चाहिए, बाधा रहित होना चाहिए, रुकावट रहित होना चाहिए, एकदम सही तरीके से, मतलब सुलभ तरीके से, सरलता से इस तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो आपका जो निकास एग्जिट गैस बनाया जाता है, ये धुआंरोधी या अग्निरोधी सामग्री से बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि वरना तो देखो, ये अगर अग्निरोधी सामग्री से बना हुआ नहीं होगा तो आग लगते ही ये भी खुद भी क्या आ जाएगा, आग की चपेट में आ जाएगा, जिससे आपका जो निकास मार्ग है वो क्या हो सकता है, अपना अवरुद्ध हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, ये 3 चीजें आप किसी भी बिल्डिंग में अपन को क्या करनी पड़ती है, मतलब समाहित करनी पड़ती है, शामिल करनी पड़ती है। किसके लिए, सेफ्टी फीचर्स के लिए। जब कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित हो तो इसके सहायता से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब देखो, अगर आग लगती है तो फायर एस्केप की बात करें अपन, कि फायर एस्केप में क्या होना चाहिए। तो देखो, वही चीज़ वापस अपन दोहराएंगे इसके अंदर, कि रास्ता बिना रुकावट के होना चाहिए, प्लस अग्निरोधी सामग्री का बना हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रास्ता बिना रुकावट के होना चाहिए, और अग्निरोधी सामग्री का बना हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम से कम प्रत्येक बिल्डिंग में कितनी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, 2 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। इंट्री और एग्जिट के साथ एक इमरजेंसी एग्जिट भी होना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक बिल्डिंग में क्या होनी चाहिए, 2 सीढ़ियाँ होनी चाहिए, और लाइट और प्रकाश की भी पर्याप्त रूप से प्रॉपर व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। तो ये क्या होता है आपका, इसका फायर एस्केप के कुछ नियम होते हैं जो अपन को ध्यान में रखने होते हैं प्रत्येक भवन में। अब अपन बात करते हैं, देखो, जो भवन की संरचना में कुछ एलिमेंट, तत्व या भाग की अगर अपन बात करें तो देखो 3 तरह की बातें अपन करेंगे। एक जो होगा वो होगा अग्निरोधी, एक होगा वो होगा अज्वलनशील, और एक होगा आपका दहनशील। पहला होगा जो रेसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं अपन फायर रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, अग्निरोधी, फायर रेसिस्टेंस, अग्निरोधी होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है,
इसमें आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये आग को क्या करता है, बढ़ने नहीं देता, फैलने नहीं देता, जलने नहीं देता। अपने कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं, किसी भी भवन में अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो ये आग को क्या नहीं कर देंगे, आग को जलने नहीं देता, आग को जलने नहीं देता। या अपन ये कह सकते हैं कि आग का इस पर कोई क्या नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्यों से होते हैं, फायर रेसिस्टेंस होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनकम्पोस्टिबिलिटी, जिसको बोला जाता है अज्वलनशील, या इसको अपन बोल सकते हैं नॉन कम्बस्टिबिलिटी मटेरियल। क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम, नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल पदार्थ तो क्या नहीं हो, जले नहीं, और कितने डिग्री तक नहीं जले, 750 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे दिया तो भी ये क्या नहीं करेंगे, ये जलेंगे नहीं। तो ये क्या होते हैं, नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल कहलाता है। दूसरा नाम इसका इनकम्बस्टिबिलिटी भी बोला जाता है। मतलब अज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, जो जलते नहीं है, अग्नि द्वारा क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते, इनको 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। अब इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आपका कम्बस्टिबिलिटी। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, दहनशील होते हैं, वो प्रकार होते हैं। मतलब दो तरीके के, देखो 3 प्रकार होते हैं। पहला था फायर रेजिस्टेंस, जो बिल्कुल से अग्निरोधी था। दूसरे की अपन ने बात की इनकम्बस्टिबिलिटी, अज्वलनशील, जो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या नहीं करते, जलते नहीं। अब अपन बात करेंगे तीसरा का, वो होगा कम्बस्टिबिलिटी, मतलब जो क्या होते हैं, दहनशील होते हैं। कम्बस्टिबिलिटी मतलब दहनशील। अब ये क्या होते हैं, देखो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करने लग जाएंगे, सेंटीग्रेड पे ये जलने लगते हैं, 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलने लगते हैं। ध्यान रखिएगा वापस, कम्बस्टिबिलिटी का मतलब हो गया 750 डिग्री पे ये क्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं। अब देखो इसमें बात करो तो इसका हिंदी अर्थ की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, दहनशीलता, इसका क्या होगा, हिंदी अर्थ होगा। पहले वाले का था अज्वलनशील, उससे पहले जो रेसिस्टेंट था उसको बोलते हैं प्रतिरोध, और फायर रेसिस्टेंट का मतलब अग्निरोधी जो होते हैं वो कहते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं कि अपन जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो बिल्डिंग की जो संरचना होती है, जैसे उसके बीम हो गए, कॉलम हो गए, दीवार हो गई, तो इन सब में कौन कौन से मटेरियल काम में लेते हैं, मतलब भवन की संरचना या निर्माण में कौन कौन से मटेरियल काम में आते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, भवन संरचना किन किन चीज़ों से की जाती है। एक तो देखो अपना टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गई, ध्यान दीजिए, पहला क्या हो गया अपना, टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गई, ब्रिक्स होती है, पत्थर भी होते हैं। देखो ब्रिक है, ब्रिक को क्या बोलते हैं, ईंट। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे अपन, पत्थर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गई, आपका पत्थर हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, एक आपका प्लास्टिक बोर्ड आ जाता है, क्या आता है, प्लास्टिक बोर्ड। फिर एक आता है आपका धातु, और एक अपन क्या यूज कर सकते हैं, शीशा आदि चीज़ों का क्या किया जाता है, भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये कह सकते हैं कि ये केस के मतलब एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। कोई भी संरचना अगर बनाते हैं तो उनमें इन तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आपका टिम्बर हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक बोर्ड, धातु, शीशा आदि मटेरियल का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं कि आपका कॉलम क्या होता है, आपका बीम क्या होता है, क्या कॉलम क्या होता है, बीम क्या होता है, अपना स्टेयर केस क्या होती है, और वॉल क्या होती है, मतलब दीवार क्या होती है। इन 4 चीज़ों के बारे में अभी अपन बात करेंगे जो मेनली बिल्डिंग में इनका रोल होता है, कॉलम, बीम, स्टेयर केस और दीवार। देखिएगा ये कोई मकान है, ठीक है। अब इस मकान के देखो चारों तरफ ये जो खड़ी है, ये इस तरीके से चारों तरफ, ये क्या है, इसकी दीवार होती है। ये क्या होती है, इसकी दीवार होती है। और अगर इन दीवारों की बात करूं तो ये दीवार 2 प्रकार की होती हैं। जैसे ये क्या है, इसकी दीवार है, और ये दीवार 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दीवार, 2 प्रकार की होती है। एक होती है लोड बियरिंग लोड बियरिंग वॉल, और दूसरी होती है पार्टीशन वॉल, या कह सकते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल।
अब देखो ऐसी दीवार जो चारों तरफ होती है किसी भी मकान के, वो होती है उसकी लोड बेयरिंग, क्योंकि वो क्या करती है उसके वजन को क्या करती है, सहन करती है। लेकिन ऐसी बिल्डिंग की मान लो ये कोई बड़ा हॉल है, इसके ये चारों तरफ की जो दीवारें हैं ये तो आपकी लोड बेयरिंग वॉल हो जाएगी। लेकिन इसको अपन पार्टीशन में बांटने के लिए अंदर जो दीवारें बनाते हैं, इस तरीके से जो दीवार अपनी बनाई जाती है, ये सारी कौन सी होती है, पार्टीशन वॉल या नॉन बेयरिंग वॉल, जिसको क्या कर सकते हैं अपन बोलते हैं। अब बात आती है, देखो कॉलम क्या होते हैं किसी भी भवन के अंदर दीवार से बचने के लिए। मतलब दीवार एक्चुअली अपन को पता है कि स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, तो वजन को सहन करने के लिए दीवार के स्थान पे एक खंबे नुमा आकृति बना दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है या खंबा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्या काम में आते हैं, ये भी क्या करते हैं, भवन के वजन को दीवार की तरह क्या करते हैं, भवन के स्थान को घेरते हैं। लेकिन बात यह है कि दीवार अपना ज़्यादा स्थान घेरती है और कॉलम क्या करता है, स्थान को कम घेरता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे अपन को ये बिल्डिंग बनानी थी, यहाँ पे ये पार्टीशन कुछ भी करना था, दीवार का सपोर्ट करना था, दीवार का सपोर्ट न करके अपन ने यहाँ पे क्या खड़ा कर दिया, इस तरीके से एक पिलर खड़ा कर दिया। तो ये पिलर क्या कहलाएगा, इसका ये पिलर, ये कॉलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा। एक पिलर यहाँ पे खड़ा है तो ये दोनों क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। और इस कॉलम पे यहाँ पे इस तरीके से एक आड़ी और एक कॉलम टाइप में भरा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है। और ये क्या हो जाती है, इसकी दीवार हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से दीवार के स्थान पर जो खंबे नुमा आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। क्या काम आती है, ये भी भवन के बाहर को क्या करती है, सहन करती है, भवन के बाहर को सहन करती है। ये बनी हुई किससे होते हैं, कॉलम आपके स्टील से बने हुए होते हैं, आरसीसी हो सकते हैं अपन, पत्थर कह सकते हैं। इनसे क्या होता है, इसको बनाया हुआ जाता है, मतलब कास्ट आयरन, स्टील, पत्थर, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, इन सबसे इसको मिलके क्या किया जाता है सॉरी बनाया जाता है। फिर अपन देखो अपना कॉलम हो गया, अपन ने दीवार के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन बीम की। तो बीम क्या होती है, देखो बीम दोनों जो दीवारें हैं, जो अपन कह सकते हैं कि जो बीम का कार्य क्या होता है, यह भी कॉलम की भांति क्या करती है, छत को संभालती है। कॉलम की भांति करती क्या है, छत को संभालने का कार्य ये करती है। ये क्या करती है, दोनों दीवारें और कॉलम के बीच की सतह पे खाली जगह जो होती है उस पर क्या कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। देखिए दोनों दीवारें और जो कॉलम है उनके बीच की सतह पे क्या कर दी जाती है, लगाई जाती है। अब ये करती क्या है, ये जो बीम है ना, वे दीवार और जो आपका ये जो कॉलम होता है, इनके बीच में जो बिल्डिंग का बाहर है उसको बराबर बराबर बांटने का कार्य करती है। क्या करती है, बराबर बांटने का कार्य करती है, किसी एक चीज़ पे बाहर नहीं पड़ने देती है। ये दीवारों और कॉलम पे बाहर को क्या कर देती है, बराबर बराबर बांट देती है। यही किसका कार्य होता है, आपका भीम का कार्य होता है। और ये भी किसकी बनी होती है, अपने लकड़ी, कंक्रीट या लोहे की गडर के रूप में ये क्या होती है, भीम होती है। कंक्रीट की बनी हुई हो सकती है, कोई लकड़ी का भी हो सकता है, वो लोहे का गडर का भी ये हो सकता है। अब बात अपन करते हैं, देखो स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होता है, स्टेयरकेस, अगर स्टेयरकेस की अपन बात करें तो स्टेयरकेस कहते हैं सीढ़ियों को। किसको कहते हैं, स्टेयरकेस, सीढ़ी को कहा जाता है। किसी भी भवन की निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर जाने आने के लिए या भवन की छत पर जाने आने के लिए जिस केसेस का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी नुमा जो आकृति होती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टेयरकेस बोला जाता है। अब देखो स्टेयरकेस की अगर अपन बात करें तो अलग अलग भवनों के लिए अलग अलग प्रकार की स्टेयरकेस की चौड़ाई को फिक्स कर दिया गया है। तो जैसे जो अपना जैसे कोई 2 मंजिला भवन है, 2 मंजिला आवासीय कोई भवन है, तो उसकी 1.5 मीटर क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, सॉरी 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। किसकी, सीढ़ियों की। अगर आपका 2 मंजिला आवासीय भवन है या कह सकते हैं कोई रिहायशी भवन है, तो उसमें क्या होगा, 1 मीटर होगा। और अगर कोई रिहायशी होटल होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर आपकी हो जाएगी। अब देखिए जो 24 मीटर की ऊंचाई तक के जो भवन होते हैं उनमें सब में क्या होता है, 1.5 मीटर चौड़ाई की क्या होती है, सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जैसे ये तो आपका रिहायशी होटल के बारे में हो गया था। अगर अपन किसी थिएटर सभा भवन की बात करें तो उस पर भी कितना होता है, 1.5 मीटर। जैसे कोई सभा भवन है या सिनेमा है, इसमें भी कितना हो जाएगा, यही आपका कितना आएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। अगर कोई भी 24 मीटर ऊंचा शैक्षिक भवन है, शैक्षिक भवन जहाँ पे शिक्षा का कार्य होता है, शैक्षिक भवन कितना ऊंचा हो, 24 मीटर, तो वहाँ पे भी कितना आएगा, 1.5 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। लेकिन अगर 24 मीटर से ऊपर उसकी ऊंचाई हो तो वहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी चौड़ाई, 2 मीटर चौड़ाई का ये प्रयोग किया जाएगा। अगर आपका 10 बेड का कोई हॉस्पिटल है, 10 बेड हॉस्पिटल है, तो ये होगा आपका 1.5 मीटर।
और अगर 10 बेड से ऊपर का है तो ये हो जाएगा 2 मीटर चौड़ाई की सीढ़ियाँ इसमें लगाई जानी चाहिए। तो ये है अपनी भवन मीन्स ऑफ स्केप के अंदर अपने पार्ट्स को भी स्टडी करना जरूरी था, जो अपन ने पढ़ लिया है। अभी आज इस दोनों क्लास, पीछे की क्लास में भवनों का वर्गीकरण पढ़ा, आज मीन्स ऑफ स्केप पढ़ा। इनको मिला के अपना जो वर्गीकरण, जो भवनों का वर्गीकरण का जो अपना चैप्टर था वो अपन ने पूरा कर लिया। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।